अंग्रेजों के दौर में लाइन लगती थी, लाइन आज भी है। अंग्रेज भी राशन बांटते थे और अब भी राशन बांटने को पीठ थपथपाया जाता है। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है। तब ये सोचने वाली बात है कि 80 कदम चलने के बाद हम कहां हैं। क्या बात कही, 80 कदम चलने के बाद 80 कदम जो हमने चले हैं, तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारे गड्ढों से होते हुए गुजरे? कि गड्ढे खोदते हुए चले हैं। हमने तो रेंगा है, उसमें भी गड्ढे आ जाते हैं। रेंगा भले ही रेंगा हो, लेकिन उसमें ऐसे गड्ढे थे मुझे लगता है कि जिनको भरने की आज भी आवश्यकता है, और भरे जा रहे हैं वो गड्ढे। ऐसा नहीं है कि नहीं भरे। क्योंकि मुझे जो लगता है कि क्या हम 80 कदम गिनना भी चाहते हैं। अब तो ये हो गया ना, जब से विकसित भारत 2047 हो गया है, तब से ये होता है कि जैसे हमको खाना आज खाना है, नहीं 47 में मिलेगा। पानी हमको आज पीना है, नहीं 47 मिलेगा। तो उसके बाद 80 कदम चलने के दौरान हमने कई गड्ढे देखे। तो उन कई गड्ढों में से मैं 10 गड्ढों का जिक्र करना चाहता हूँ, जिन पर अगर इतिहास ने गौर किया होता तो मुझे लगता है कि आज हम चाइना और साउथ कोरिया और जापान की बात करते हैं तो हम उनसे भी कहीं आगे होते हैं। तो दोस्तों, कहा है कि ये पेड़, ये पत्ते और ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर ये परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। ना मस्जिदों को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो भूखे पेट हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है कि मेरा चिराग हवा के खिलाफ क्यों जलता है। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे घर में दंगा रहने दो। लाल और हरे में मत बांटो, मेरे घर पर एक तिरंगा रहने दो। मेरे घर पर एक तिरंगा रहने दो। भारत माता की जय। देखिए, ये मेरा कहने का कारण क्या था। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई भी युवा हो, उसको आजादी के नाम पे बस यही पता है कि हमको रील की एंड में भारत माता की जय के 3 नारे लगाने हैं, या फिर स्टेज पे जाके कोई भी भाषण देके आना है। उस भाषण में हम भारत विरोधी बातें करके क्यों ना आ रहे हैं, लेकिन हमें अंत में अगर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगवा दिए तो हम अपने आप को एक नेशनलिस्ट के तौर पर दिखा सकते हैं। राष्ट्रभक्त समझ सकते हैं। स्क्रीन टाइम जो खाए हैं ना, उनका स्टार्ट भी नहीं करने दिए ढंग से। खैर ठीक है, एक औपचारिक शुरुआत करना चाहता था मैं, लेकिन वो नहीं होने दी। कोई बात नहीं। तो देखिए दोस्तों, आज का जो विषय है वो विषय बहुत खास है, क्योंकि आज हम लोग मना रहे हैं 80वां स्वतंत्रता दिवस। आज हम लोग मना रहे हैं, लेकिन क्या सही में हम लोग आजाद हैं? हैशटैग आजादी कोलन लगा के आगे लिखिए। एंटी नेशनलिस्ट स्लोगन क्यों गा रहे हैं? नहीं, एंटी नेशनलिस्ट नहीं है। आजकल हो गया ना आजादी का मतलब। बहुत बड़ा सवाल है। क्या सच में हम आजाद हैं? क्या या अंग्रेज चले गए और ये जो काले अंग्रेज है ये आ गए? ये वर्ड मैंने अभी कल ही सुना है। ये आप भी कल की न्यूज देख के आ रहे हैं? नहीं, न्यूज मैं बनाता हूँ रोज ना। तो मैं नहीं बनाया होगा तो देखा होगा। जैसे क्या है, लाइन पहले भी थी। अंग्रेजों के दौर में लाइन लगती थी, लाइन आज भी है। अंग्रेज भी राशन बांटते थे और अब भी राशन बांटने को पीठ थपथपाया जाता है। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता है। हम तब भी मतलब अपने अधिकार मांगने के लिए परेशान थे। आज भी वही हाल है। आज हमें अगर देखा जाए अनुच्छेद 3 से अगर हम 5 तक जाएं, 12 से आर्टिकल 19, 20, 25 तक जाएं, तो स्वतंत्रता, समानता, शोषण के विरुद्ध धार्मिक प्रचार प्रसार, अलग अलग तरीके के मौलिक अधिकार मिलते हैं। लेकिन किसी मौलिक अधिकार का हम इस्तेमाल ठीक से कर नहीं सकते, क्योंकि आज ना हम बोल सकते हैं, ना लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना धार्मिक प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उसमें भी ऐसा हो जाएगा कि आप एक विशेष वर्ग, विशेष धर्म, विशेष पार्टी, विशेष जगह से। तो अब ये सोचने वाली बात है कि 80 कदम चलने के बाद हम कहां हैं। क्या बात कही, 80 कदम चलने के बाद 80 कदम चलने के बाद। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि 80 कदम जो हमने चले हैं, तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारे गड्ढों से होते हुए गुजरे? कि गड्ढे खोदते हुए चले हैं। हमने तो रेंगा है, उसमें भी गड्ढे आ जाते हैं। रेंगा भले ही रेंगा हो, लेकिन उसमें ऐसे गड्ढे थे मुझे लगता है कि जिनको भरने की आज भी आवश्यकता है, और भरे जा रहे हैं वो गड्ढे। ऐसा नहीं है कि नहीं भरे। नहीं, आप लोग जेनजी है, आप ही लोग पे पूरा रहेगा। देखिए, हम जब आजाद हुए ना, उसी साथ चाइना भी आजाद हुआ। और उसी साथ एक देश और बता दूं जिसकी बात भी करना बहुत जरूरी है, वो है जापान एंड साउथ कोरिया। करेक्ट। ये 3 देश एक साथ आजाद हुए थे और हम चौथे। अब उन चारों को देखिए और खुद को देखिए।
वो लगेगा कि वो 80 कदम नहीं, वो 800 कदम आगे हैं और हम तो 800 कदम उनसे बहुत पीछे। बस। क्योंकि मुझे जो लगता है कि क्या हम 80 कदम गिनना भी चाहते हैं। अब तो ये हो गया ना, जब से विकसित भारत 2047 हो गया है, तब से ये होता है कि जैसे हमको खाना आज खाना है, नहीं 47 में मिलेगा। पानी हमको आज पीना है, नहीं 47 मिलेगा। मतलब जेनजी का आधा आंदोलन ही मुझे इसी वजह से लगता है, क्योंकि जेनजी को तो कह दिया गया है, नहीं जब तक अल्फा नहीं आएगी तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको 47 तक रुकना है, क्योंकि वो हमारा स्वर्णिम काल होगा। तो उससे पहले का मतलब कोई मतलब नहीं है। देखिए 2047 तक क्यों रुकना है, इसका जवाब मुझे लगता है अगर हम मुझ कीजिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा सा एक लैपटॉप लेके बैठे हैं यहाँ पर, कुछ तो कुछ खतरनाक। देखिए क्या हम लोगों ने अलग अलग आपस में बहुत सारे ऐसे रोल बांटे हुए जी, कि रिसर्च का जो काम है या जो इतिहास का काम है, जो थोड़े से बोरिंग से काम है वो अम्बुज जी करेंगे। मुझे आप जानते ही हैं मैं कि कविताएं वगैरह और ये सब कहता हूँ, और हमारे साथ में पुष्कर जी इस पैनल के सबसे यंगेस्ट हैं। मुझे तो इंक्विजिटिव होना है, मैं तो सवाल पूछूंगा। कम उम्र के हैं तो ये बहुत क्यूरियस रहते हैं, इंक्विजिटिव रहते हैं। ये वो बच्चे हैं जो अपनी माँ बाप से जाके ये पूछते हैं कि पापा मेरी शक्ल मेरी मम्मी से क्यों मिलती है। मुझे लगा ये पहली बात बोलने जा रहा है। नहीं, बचपनों में ये बच्चों के सवाल हुआ करते थे, पापा मैं पैदा कैसे हुआ। हाँ। पापा ये शादी का वीडियो देखे पापा मैं कहाँ हूँ। बहुत खतरनाक शेर याद आया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ठोकिए। अरे वो शेर ऐसा है ठोका तो अतीक अहमद को गया था। कि मम्मी तुम तो कहती थी, हाँ कि मम्मी तुम तो कहती थी ईद तो कब की गई, हाँ फिर पड़ोसन के गले लगते हैं पापा रोज। भगवान। खैर मुद्दे पर अगर वापस आए तो मुद्दा ये था कि 2047 का विकसित भारत जो हम लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो आजाद भारत हम लोग का 1947 में जब हुआ, तो उसके बाद 80 कदम चलने के दौरान हमने कई गड्ढे देखे। तो उन कई गड्ढों में से मैं 10 गड्ढों का जिक्र करना चाहता हूँ, जिन पर अगर इतिहास ने गौर किया होता तो मुझे लगता है कि आज हम चाइना और साउथ कोरिया और जापान की बात करते हैं तो हम उनसे भी कहीं आगे होते। तो हम केवल उनके पॉइंट्स एक एक करके कोट करूंगा, उस पर चर्चा आप लोग अपने हिसाब से करिएगा। पहला गड्ढा जो मुझे लगता है कि जिस देश ने दुनिया को 0 दिया, आज वही देश अपना जीडीपी कैलकुलेट करने जाता है तो अपने आप को बाकी देशों से बहुत पीछे पाता है, और उसकी एक्सेल शीट जब वो मेंटेन कर रहा होता है ना, तो उसको ये पता चलता है कि गुरु हम काफी पीछे रह गए। कभी हम अपने आप को बहुत प्राउडली कहते थे कि हम 4th इकोनॉमी है लार्जेस्ट, आज हमारी रैंकिंग क्या है बताइए जरा। मुझे तो नहीं लगता 6ठी 7वीं तक हम लोग गिर चुके हैं। तो ये तो पहला गड्ढा। बहुत मजेदार चीज है, जीडीपी को कैलकुलेट करने वाली पॉलिसी भी बदल दी गई। आपको ये बात पता है, इंडिकेटर्स बदल दिए। आप हम जीडीपी में आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, जनता के लिए बताइए जरा। आंकड़े 6 पॉइंट से ऊपर जा नहीं रहे ये जो आप फ्रीबीज दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, ये भी पार्ट ऑफ जीडीपी में कैलकुलेट हो रहा है। जितने भी आप जन सुविधा केंद्रों पे दवाइयों का कम मार्जिन पे दे रहे हैं, जो मार्जिन आप कम कर रहे हैं, जो सरकार अपनी तरफ से सब्सिडी दे रही है, ये भी जीडीपी में कैलकुलेट हो रहा है। अब क्या होता है, आपकी जो स्कॉलरशिप भी आ रही है, तो उसका जो सरकार का हिस्सा है, ये भी जीडीपी में कैलकुलेट हो रहा है। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट की जाती है, हाँ, अभी जीडीपी मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है। और सरकार के कंट्रीब्यूशन मतलब हमारे टैक्स के पैसे को वेलफेयर वो जो खर्च कर रहे हैं उत्थान के लिए, वो भी जीडीपी में कैलकुलेट होता है। मैं आपको 100 रुपए दूं, नहीं होना चाहिए। अरे इसको ऐसे लीजिए, मैं आपको 100 रुपए दूं, तो वो हमारा लेन देन हुआ और वो एक बार हुआ। आप वही इनको दे दें, कहें उत्कर्ष को वापस दे देना, तो वो इनके पास जाए, इनसे मेरे पास जाए, तो वो 4 जगह का कैलकुलेशन जितनी मारो तो वो 400 रुपए कैलकुलेट हो रहा है। तो सरकार अपने जीडीपी को बढ़ा नहीं पा रही, तो उसने कहा कि रुको फॉर्मूला चेंज कर देते हैं, a+b का होल स्क्वायर अब कैसे बदला जाए। तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab भी नहीं किया गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री मानते हैं कि 2 और 2 4 नहीं होता, 2 और 2 22 होता है, तो इसीलिए अलग समझिए आप। बाइनरी में चलते हैं, हाँ वो एडिशन में नहीं चल रहे हैं। हाँ, उन्होंने आईटी ज्यादा सबसे अच्छे से पढ़ा है। तो ये तो पहला गड्ढा था। दूसरा गड्ढा जो था वो था कि हमने जिन लोगों को करेंसी पे छापा, अगर हमने उनकी आइडियोलॉजीज को समझा होता तो उनमें से हम कितने लोगों की कहानियां आज अच्छे से जानते भी नहीं है। उसका प्राइम एग्जांपल हम सब जानते हैं कि हमारी करेंसी पे हमारे जेबों में कुछ है नहीं। गाइस, आप लोग इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करिए, मोनेटाइज करिए, ताकि हम आपको एक्चुअल नोट दिखा सकें। और तो आपको पता है नोट पे गांधी जी छपे होते हैं,
लेकिन गांधी जी के बारे में मुझे लगता है कि हम लोग केवल 10% बातें ही जानते हैं। 2 अक्टूबर के अलावा आज की पीढ़ी को कुछ नहीं पता होगा। ज्यादा पता होगा तो मुझे लगता है कि उन्होंने जो कुछ उनकी 13वीं कब होती है? 15 अक्टूबर। अरे या फिर वो उन्होंने मार्च कौन सा किया था, वो चरखा चलाते हैं, या फिर एक बेसिक चीजें हैं, दांडी मार्च, हाँ सत्याग्रह। कोई नहीं बता पाएगा। स्वदेशी अपनाओ, ये किसी को भी आज के बच्चों से पूछ लीजिए, कोई नहीं बता पाएगा। तो गांधी जी ने एक विलेज इंडिपेंडेंस का एक मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट दिया था, इकोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्रीज हैं उस कॉटेज इंडस्ट्रीज को हम लोग प्रमोट करें और विलेज इकोनॉमी को प्रमोट करें। अच्छा, एक बहुत इसी को लेके एक बहुत अच्छी कन्वर्सेशन भी थी। B.R. अम्बेडकर यूज्ड टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन और गांधी जी टिके हुए थे कि नहीं, कॉटेज इंडस्ट्री। तो जब भारत आजाद हुआ तो इसका मिश्रित वर्जन हमने देखा अपने 5 ईयर प्लान में। इकोनॉमी हमने देखी, लेकिन गांधी जी कहते थे कि हम लोगों को ऊपर से नीचे नहीं आना है। मतलब हम लोगों को ऐसी बड़ी इमारतें तो भले ही बिल्कुल बनानी है, बेशक बनानी है, लेकिन हमें ऊपर से नीचे से जाकर के ऊपर तक पहुंचना है। मतलब गांव पे हम लोग पहले फोकस करें, उसके बाद में फिर इंडस्ट्री। अब मैं वो कंपनी भूल रहा हूँ या फिर वो पर्टिकुलर फैशन ब्रांड भूल रहा हूँ जिसने हम लोग की कोल्हापुरी चप्पल को अपना ब्रांड लगा के रैंप वॉक करवा दिया था, और इसकी वीडियो भी काफी वायरल हुई थी। तो आपके देश में बनने वाला अच्छा लीलन, अच्छा सूती, अच्छा कॉटन एक्सपोर्ट होता है, सब एक्सपोर्ट होता है, आप नहीं पहनते हैं। सही बात है। मुझे लगता है कि जाति व्यवस्था जो बनाई गई थी हमारे पूर्वजों के द्वारा, इस पे हो सकता है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो, लेकिन मैं इस पे अपने विचार, मेरे ओपिनियंस ये हैं कि उसको एक तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर की तरह अगर हम लोग देखें, तो वो एक बहुत ही ऐसी व्यवस्था थी कि सब लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई व्यापारी था, कोई कुछ काम करता था, कोई पढ़ाने लिखाने का काम करता था, कोई हल चलाने का काम करता था, कोई साफ सफाई का काम करता था। तो ऐसे काम समाज में विभाजित थे और वो कर्म के हिसाब से थे, जन्म के हिसाब से। बहुत सही बात है। आप जो चीज कोट कर रहे हैं, शशि थरूर जी की किताब है एरा ऑफ डार्कनेस, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे 11 लोगों को, 11 विद्वानों को चुनकर उनसे पूरा इंडियन सोसाइटी को समझा गया। मतलब इंडियन सोसाइटी की जो ब्रिटिश की समझ है वो 11 लोगों की थी। उन्होंने बता दिया कि मनुस्मृति में क्या लिखा है, उन्होंने बता दिया कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था क्या है, और उन्होंने, मतलब मुझे लगता है उन 11 लोगों को शायद ये नहीं पता था कि हमारी जो 64 कलाएं हैं, हमारे यहाँ बढ़ई अलग होता था और अलग अलग चीजें, सूती काटने वाला अलग होता था। 64 कलाएं जो है वो एक तरह से सोसाइटल डिवीजन नहीं था, विलुप्त क्या हुई, उनको इतना डिग्रेड कर दिया। मैकॉले नाम के जो ये आ गए भाई साहब, इनको जिम्मेदारी यही दी गई थी कि जिस देश को आप पॉलिटिकली राज नहीं कर सकते उसको सोशली खत्म कर दो। तो उसने बड़ा बड़ा डॉक्ट्रिन दिया, लेट द बॉडी शुड बी इंडियन बट द माइंड शुड बी वेस्टर्न। हम सब उसी के प्रोडक्ट हैं कि ढंग से पूरा हिंदी नहीं बोल पाते, ढंग से पूरा हिंदी लिख नहीं पाते। चूंकि आप तीनों जेनजी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके हिसाब से आजादी क्या है? मेरे हिसाब से आजादी ये है कि मैं जो चाहूं, जिससे किसी सामने वाले को दर्द ना हो, सामने वाले को पीड़ा ना हो, ऐसा कुछ भी मैं कर सकूं, ये आजादी है। मतलब 1947 में इतने क्रांतिकारी जो लड़े भिड़े मरे मारे, वो इसलिए ताकि आप कुछ करें और सामने वाले को दिक्कत ना हो। अरे इसके अलावा मतलब देश की आजादी बात करें, आपकी आजादी, मतलब देश आजाद है, मतलब आपको ऐसा लगे कि अच्छा हुआ कि हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं है। जैसे आज रेलवे देख के लगता है कि ठीक हुआ कि अंग्रेज आए। अपने सवाल में फ्रेमिंग इस तरह करनी चाहिए। इन्होंने इसका मतलब ये निकाला कि मेरे लिए क्या आजादी है। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि क्या इन्हें इस बात पे गर्व है कि ये भारत में पैदा हुए? नहीं, जैसे भाई साहब राजीव तलवार कैसे एक क्या नाम है, क्या पूछता है वो कि एक छात्र के लिए सबसे ज्यादा एक छात्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? एजुकेशन, शिक्षा क्या होती है? पढ़ाई और देश का युवा की नाम है। देखिए, ये सारे सवाल, जैसे भैया का सवाल, आपका जवाब, सब कुछ ठीक है। नहीं, मैं कंसर्न ये है कि आज अगर हम लोग बैठे हैं 2026 में और 1947 में हुए एक इवेंट को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारे करीब 200 साल हमारे अलग अलग क्रांतिकारी और मुगलों से और सबसे हम लड़ते हुए आए कि हम अपनी स्वतंत्रता, हमारी अपनी खुद की एक पहचान हो, हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, ये बात गर्व से कह सके कि ये हमारा देश है। लेकिन आज हम बैठे हैं 2026 में, क्या ये बात खुल के हम कह सकते हैं? क्योंकि एक तरफ हम झारखंड में
युवा को देखते हैं कि रोड में बैठे हैं, अपने ही लोग से अपने अधिकार के लिए बात कह रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं। कुछ दिन पहले हम देखते हैं कि इसी जंतर मंतर पे यही युवा अपने ही अभिभावक से कह रहा था कि हमारी बात सुन लो, उससे बात करने वाला कोई नहीं है। वही युवा उत्तर प्रदेश में आज परेशान है कि हमें खाने की कुछ व्यवस्था कर दो, हमारा घर यापन हो सके, हमारा जीवन यापन हो सके, व्यवस्था हो, उसका सुनने वाला कोई नहीं है। तो क्या कहाँ तक हम हैं? लेकिन यहाँ पे जैसे आपने कहा ना कि जीवन यापन करने के लिए कुछ सहारा नहीं है, हमारे युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगा अपने युवाओं से, युवा साथियों से कि मुझे लगता है कि कब तक हम लोग सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे। पकौड़े, हाँ, कब तक हम लोग सरकार के भरोसे बैठे रहे। अमित शाह जी कहते हैं कि आप पकौड़ी तलने को भी स्टार्टअप कह सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योरशिप उसको कह सकते हैं। चलिए ठीक है, मैं पकौड़े तलूंगा और उसको मैं अमेरिका में बेचूंगा जा करके, ठीक है, मैं उसको एक्सपोर्ट करूंगा, ठीक है, मैं ऐसा कुछ शुरू करूं, मैं हर चीज सरकार पर ना थोपूं। मतलब इसमें बहुत ही ब्रॉड चीज है, कुछ लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बहुत सारे एग्जाम्स कैंसिल भी हो रहे हैं, पेपर लीक भी हो रहे हैं, सब सत्य है। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो शायद बिल्कुल भी स्किल्ड नहीं है और स्किल्ड होना भी नहीं चाहता। इनके कंप्यूटर महाराज पे जो अमिताभ बच्चन लेके बैठते हैं, उस पे बाद में जाएंगे, रिसर्च अपना खोले। हम आते पकौड़े तलने पे, आप कहीं ठेला लगाएंगे वो अपराध है, नगर निगम उठा के लेके चला जाएगा। लखनऊ की बात करते हैं, और जहां पे अपराध नहीं है, जहां पे वो आवंटित करते हैं कि यहाँ दुकान लगा ले, जैसे नया ये कौन चपाटी हाउस है क्या खुला हुआ है अंबेडकर पार्क के पास, फूड वैली, चटोरी गली, इधर 2-3 तरफ खुला है, एक दुकान 5-5 लाख में आवंटित हो रहा है। और वहां पे देखिए सब ब्रांडेड है, मधुरमा, ये वो, उनके पकौड़े भी तो 100 रुपए के हैं। आपने ब्रांडेड दुकान खोला है, तो यानी नगर निगम से कोई युवा तो अपने लिए दुकान आवंटित नहीं करा पाएगा। आपने उस प्रोसेस को उतना लेंथी बना दिया। सरकार अगर इस चीज को, बिजनेस को भी रोजगार के रूप में लाना चाहती है, तो उसको ऐसे एक्सेस बनाना चाहिए कि आम आदमी भी उस दुकान पे अपना नेम प्लेट लगा पाए। वो तो संभव नहीं है, तो आपने वो प्रोसेस को लंबा कर दिया। पकौड़ा तलना रोजगार है, लेकिन अगर कोई तलने लगे तो वो क्राइम है। अगर भाई कहीं रोड पे लगाएगा तो जाम लगेगा, नगर निगम पुलिस आएगा, डंडा मारेगा, 20 रुपए लेके जाएगा। आपकी बात सही है, लेकिन मुझे जो लगता है, जो उत्कर्ष भैया कह रहे हैं, वो ऐसा है कि हम लोग, मतलब सारी डिमांड सही है, लेकिन हमारे एंड से भी ये दिक्कत है, क्या हम जितना मांग रहे हैं उतना क्या हम सक्षम है। मैं आपको एक अभी इंसिडेंट बताता हूँ। अभी एक न्यूज चैनल पे डिबेट चल रही थी, कुछ दिन पहले की बात है। चैनल की बात नहीं की जाए, तो उस पे तो मेरी पर्सनल डिबेट थी। अच्छा। तो उसमें एक भाई साहब थे, सेम एज के थे, मुझे लगता है 2-3 साल बड़े होंगे। तो उन्होंने, यही रोजगार को लेके बात चल रही थी, तो उन्होंने मुझे रोकते हुए, रोजगार से पता नहीं कहां हम इतिहास में चले गए, इतिहास से पता नहीं कहां से कहां चले गए, टिपिकल न्यूज चैनल। तो उसी में उन्होंने मुझे रोकते हुए कहा कि देखिए आप गलत कह रहे हैं, शिवाजी ने जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था उसके बाद से देश का इतिहास बदला। तो मैं 5 मिनट संकोच में पड़ गया, शिवाजी हल्दी घाटी युद्ध कैसे लड़े थे? तो ऐसे युवा को आप कौन सा रोजगार देंगे, आप बताइए। लेकिन अब इनके और आपके सबके जवाब देना चाहूंगा कि हम बात आजादी की कर रहे थे। कंप्यूटर यहाँ पे यूज केस नहीं है, मेरा सिंपल एक सोच है वो बताना चाहूंगा कि इनकी बात भी सही है कि इंसान अपने तरफ से स्वरोजगार भी कर सकता है, आपकी बात भी सही है कि वो सरकार उस चीज को पैनलाइज करके अच्छे से कर सकती है। इसका जवाब ये है कि इस देश में जब स्टार्टअप बनते हैं तो 10 में से 8 स्टार्टअप भारत बनाता है, तो केवल फूड के अराउंड बनाता है। इनोवेशन भारत में नहीं है, ये आपको बात सबसे बड़ी, ये इस पे ध्यान देना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और दूसरी आपकी बात कि जब आप कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर इंडियन जाके अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहता है, तो सरकार उस पर्टिकुलर पूरे सिनेरियो को या उस पर्टिकुलर पूरे प्रोसेस को ही बहुत लेंथी बना चुकी है। तो उस केसेस में मेरा एक सिंपल सा मैंने ट्वीट पढ़ा था जो मुझे बहुत प्यारा लगता है कि अगर आज हम आजादी के 80 साल बाद भी, अकाउंटेबिलिटी वर्ड मुझे बहुत बेकार लगता है, एक रिपोर्ट कार्ड नहीं पेश कर सकते। हमको जब हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम की रिपोर्ट कार्ड मिलती है, तो हम किसी एक नेता की 1 महीने के टर्म की रिपोर्ट कार्ड क्यों नहीं मिलती है? अरे आप लगा दीजिए आरटीआई, वो जल्दी नहीं मिलेगी। आप ये सोचिए, आपने कल न्यूज पढ़ी होगी कि वंदे मातरम का 6 स्टैंजा कल 15 अगस्त को, आने वाले 15 अगस्त को वो वहां पे पूरा गाया जाएगा। वेल एंड गुड, वी हाईली सपोर्ट यू इन दैट पर्टिकुलर केस, बट आप वही वंदे मातरम गा के वापस आके अपनी पूरे 6 महीने की पूरी डेटा क्यों नहीं देते कि आपने काम कितना किया? बिल्कुल। जब हमको आज भी याद है कि जब मैं बचपन में 15 अगस्त के दिन परफॉर्म करके आता था, तो अगले ही दिन जो 16 अगस्त की तारीख आती थी,
तो टीचर आके तुरंत ये कहता था 15 अगस्त बीत गया, अब तुम्हारे पिछले हफ्ते का जो एग्जाम का डेट था वो मैंने बता दिया था, आज तुम्हारा एग्जाम है। और माताजी पिताजी 15 अगस्त की रात को बैठा के तैयारी कराने लगते थे। हमारे लिए आजादी का मतलब यही था कि हम 2 लड्डू खा के आते हैं, अब हमको अपनी पढ़ाई के लिए अकाउंटेबल होना है। तो अगर हर बंदा ही अकाउंटेबल होना शुरू हो जाए तो आजादी के 80 कदम चलने के बाद हमको 90वें कदम पे भी विकसित भारत मिल सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि 80 कदम चलने के बाद अगर हम लोग आज अपना स्टेटस देखें और 90वें कदम पे जाने से पहले जो हमारी तैयारियां हैं कि भैया 90वें कदम पे हम लोग अगर जाएंगे तो क्या हम लोग उस समय खुद को डेवलप्ड कह सकते हैं, उसको विकसित कह सकते हैं? तो मुझे लगता है कि अभी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें अभी बहुत और भी वर्ष मुझे लगता है लगेंगे। क्योंकि 90 कदम से पहले उन्होंने उसका एक तय कर दिया कि भाई ये 47 से पहले तो संभव ही नहीं है। जब जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार व्यक्ति जिसके पास ये जवाबदेही है, उसने खुद तय कर दिया भाई ये 2047 में होगा, उससे पहले पूछना मत। अरे क्या है कि गाँव में जब ब्याह के लिए मतलब लड़का उम्र होने लगती थी तो क्या इसका ब्याह की बात अब करने लगा ये, तो होता क्या है कि उसमें कर रहे थे। अरे भैया खैर खैर तो उसमें क्या है कि क्या खैर सबसे पहले ये देखा जाता, मतलब जो कुछ नहीं कर रहा होता था वो कहता था भैया हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो रिश्ता आने लगता था। तो वो आईएएस उससे पूछा जाता था भैया कब पेपर देंगे, तो कहता था 10 साल बाद देंगे। तो 10 साल का जो टाइम गैप पड़ता, कौन देख रहा है 10 साल बाद, तब तक तो ब्याह हुआ हो गया। यही इसी टाइम गैप के ऊपर आप एक बात सोचिए कि आपकी सरकार पता है काउंसिल लॉलीपॉप देती है, जो हमारे माता पिता हम लोग को देते थे कि तुम 10th में इतने प्रतिशत मार्क्स लेके आओ तो तुमको हम साइकिल दिलवा देंगे। आज सरकार भी वही कह रही है कि विकसित भारत हम आज नहीं करेंगे, 2047 में करेंगे। भैया तब तक तुम रहोगे नहीं, तब तक हम ही आगे जाएंगे। देखिए आचार्य प्रशांत एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हम लोगों ने, मुझे लगता है कि 56 जो औसत आयु है हमारे राजनेताओं की, तो उस पर एक बहुत अच्छी बात मुझे लगी आचार्य प्रशांत जी ने कही कि जितने भी नेता हैं हमारे, वो सब या तो 56 के हैं या तो उससे ऊपर के उम्र के हैं, उससे नीचे कोई नहीं। ठीक है, तो वो क्या है कि 4-5 साल बाद उनका जीवन जो है एक तरीके से समाप्ति की ओर है, समाप्ति की ओर बढ़ ही रहा है और समाप्त हो भी सकता है कभी भी। तो उनको क्या करना है? उनको कोई जवाबदेही इसलिए नहीं है क्योंकि भैया उनको पता है कि जीवन तो उनका समाप्त होना ही है। अगर आप वहां पे इसी जगह पे युवाओं को भेजेंगे तो युवाओं के पास में ये कम से कम एक जवाबदेही बनेगी उनकी, मेरी अभी बहुत ज्यादा उम्र बची हुई है, मेरे पास बहुत सारा समय बचा हुआ है, तो मेरी जवाबदेही है कि मुझे कुछ करना है, मुझे अकाउंटेबल बनना है। इसी पे अगर आप चाहें तो जिनकी इन्होंने बात करी कि उनका 4 साल बचा है, तो उनको कायदे में जवाबदेही तो देनी नहीं है। उनका कायदे में कार्य क्या होना चाहिए? हम जो 80 कदम चल के आए हैं, उनका काम है कि वो एक्सपीरियंस होके वहां बैठे हैं, उन 80 कदमों की चलते हुए जितनी गलतियां हुई हैं वो सारी गलतियां हम युवाओं को सिखाएं, ताकि युवा उस चीज को सीख के आगे बढ़े। लेकिन बात तो ये है कि 80 कदम की जितनी भी गलती हो तो एक आदमी की है, नेहरू जी की। तो बात ही खत्म हो जाती है। कौन है? पहले एपिसोड में प्रवक्ता बनने के लिए टिकट मांगा गया था, सॉरी उसके लिए लगता नहीं। खैर अब जैसे मैंने बात करी कि 80 कदम हो गए, उसमें से 40 कदम मान लीजिए नेहरू जी की गलती। अरे इतना तो जिंदा नहीं थे। चलिए 1967 तक मान लीजिए। हाँ, उसके बाद बेटी की, उसके बाद में बेटी की है, उसके बाद में बेटे की है। हाँ, बेटी की बेटी, हाँ बेटे की, दोनों, हाँ उनके बेटे की, उनकी बेटी के बेटे की। ठीक है, एक चीज देख रहे हैं, पिता की, बेटी की, बेटी के बेटे की, बेटी के बेटे के भाई की, अब लड़ाई चल रही बेटी के बेटे के भाई के बेटे की। वो जब आलू से सोना बनने वाली बात आ गई तो फिर बात हो गया कि बेटी के बेटे के भाई के बेटे की बहन की। दैट इज आवर 80 साल का हिस्ट्री। इस कोड को आप डिकोड करें। लेकिन अब मुझे बताइए अगला हमारा जो टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारा ये है कि जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा था, जिसमें से एक उदाहरण मैंने अभी आपको दिया कि कैसे हम लोग लिटरेसी 12% और वाईफाई प्रतिशत के चक्कर में आज विजडम जो हमारी दिमाग की है वो कहाँ जा चुकी है। ठीक वैसे ही 1947 से जब हम आजाद होकर निकले थे तो उस टाइम पे दौर चलता था कि हमें अंग्रेजी नौकरियों के लिए तैयारी करनी है। लेकिन आज का युवा ऐसा युवा हो गया है जिसे जेनजी आप कहते हैं, कि वो जान चुका है कि इस देश में अंग्रेजी नौकरियों का कोई भत्ता नहीं है, कोई हमारा अच्छा फ्यूचर नहीं है। तो वो अब केवल एक नए एग्जाम की तैयारी करता है, वो है भारत छोड़ो एग्जाम। वो भारत छोड़ने की तैयारी कर रहा है। ब्रेन ड्रेन कहते हैं। हाँ, मेरे जानने वाले बहुत ऐसे बच्चे हैं। ये बगल में ही एक हमारे बिल्डिंग में बगल में एक ऑफिस है, तो फॉरेन में पढ़ाई कराते हैं, एमबीए कराते हैं, बीटेक कराते हैं,
बीबीए कराते हैं, मुझे एमबीए भी कराते बताइएगा हैं। PDF उसमें क्या है, आप यहाँ से मेरे जानने वाले बहुत से बच्चे बाहर मतलब यूके में हैं, कुछ कनाडा में है, तो यहाँ से पढ़ने जाते हैं और वहां पे उन्हें पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है। पार्ट टाइम जॉब, मैं यूके की बात बता रहा हूँ, मेरे जानने वाले वहां पे है, तो वो 1 घंटे का उन्हें जो मिलता है वो 13 पाउंड के आसपास मिलता है। ठीक है, आप एक महीने में शायद 80 घंटे या 100 घंटे तक काम कर सकते हैं स्टूडेंट वीजे पे। उनका फिक्स है भाई। मतलब आप 100 घंटे तक काम कर सकते हैं। वहाँ कॉलेज को यूनी कहा जाता है। यूनिक। तो यूनी जो उनका होता है वो 3 दिन ही होता है। 3 दिन यूनी के बाद 3 दिन का जो उनका फ्री टाइम होता है उसमें वो महीने में 100 घंटे कर लेते हैं। 100 मल्टीप्लाई अगर आप 13 करते हैं तो 1300 पाउंड हो जाता है। 1300 पाउंड को अगर इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करते हैं तो करीब वो 1.5 लाख रुपए हो जाता है। यानी वो 100 घंटे काम करके 1.5 लाख कमा लेते हैं। और दैट टू वो ऐसा काम है जिसमें कोई भी डिग्री नहीं लग रही है और वहां पे कोई डिग्री नहीं है। तो आपने वो देखिए कि उन्होंने पढ़ाई को, जॉब को कितना इजी बना दिया। और यहाँ के जितने बच्चे गए हैं, मैं कनाडा के भी जानता हूँ, मैं यूके की भी जानता हूँ, मैं रसिया में एक आपके भी जानने वाले एक है मित्र, उनकी बहन रसिया से डॉक्टरेट कर रही है। तो मैं इतने परिवार को जानता हूँ कि जो पढ़ने बाहर गए और अपनी खर्चे निकाल लेते हैं। वहां पे जॉब कितना इजी है, पढ़ाई कितना इजी है, उन्होंने इंफ्रा कितना बेहतरीन बना रखा है। तो बच्चे जो यहाँ से, और एक बात और, जो बच्चा यहाँ से एक बार चला गया ना, नहीं आता, उसे आप बात कर लीजिए कि आपको आना, तो कहें अरे यार ऐसे कंट्री में नहीं, जहाँ रोड पे भी हारन बजाना है,